हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका 8वां अध्याय किसान, जमींदार और राज्य। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इस अध्याय में। तो पिछली कक्षा में हमने थोड़ा परिचय लिया था और इस कक्षा में हम इस अध्याय को शुरू करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो देखिए किसानों के बारे में, और वो लोग क्या पैदा करते थे। किसान और फिर उनके कृषि उत्पाद, मतलब कौन सी फसलें मुख्य रूप से 16वीं 17वीं शताब्दी मतलब मध्यकालीन भारत में किसान पैदा कर रहे थे। तो देखिए, किसान और कृषि उत्पाद, खेती हर समाज की बुनियादी इकाई गांव थे और जिसमें किसान रहते थे। तो हम बात कर रहे हैं कि खेती हर समाज, जो हम खेती के बारे में, किसानों के बारे में बात करेंगे, उसकी इकाई गांव थे और गांव में कौन रहते थे? किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम कार्य करते थे जिनसे फसल की पैदावार होती थी। मतलब ग्रामीण जो समुदाय था वो मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर था। और हमने देखा था पिछली कक्षा में कि 16वीं 17वीं शताब्दी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उस समय लगभग भारत की 85% जनसंख्या गांवों में ही निवास करती थी और गांवों में आजीविका का मुख्य आधार क्या था? कृषि ही था। तो गांव में रहने वाले जो किसान थे वो साल भर कृषि कार्यों से जुड़े हुए विभिन्न काम वो करते थे। जैसे जमीन की जुताई वो लोग करते थे। जब जुताई अच्छे से हो जाती थी तो बीज बोते थे, मतलब उसमें बुआई करते थे, फसल बोते थे। फिर फसल की निराई गुड़ाई करते थे। फसल तैयार हो जाती थी, जब फसल पक जाती थी तो उसकी कटाई भी करते थे। और हमने देखा था जब फसल की कटाई होती थी तो राज्य के अधिकारी किसानों के पास आते थे और राज्य का हिस्सा, जो राज्य का कर बनता था, वो अपना ले जाते थे और बाकी जो बचता था वो किसान के पास रहता था। तो इस तरह किसान वर्ष भर तमाम कार्य करते थे जो कृषि से जुड़े हुए होते थे। आगे बात करें, इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी। तो किसान खेती मतलब कृषि तो करते ही थे, कृषि में बहुत सारी फसलें उगाते थे। इसके अलावा वो कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाते थे, ऐसे उत्पाद तैयार करते थे जो कृषि से जो चीज़ें प्राप्त हुई उनसे फिर उनको दूसरे रूप में बदल देते थे। वो जैसे कि कृषि से गन्ना प्राप्त हुआ तो गन्ने से फिर वो शक्कर या गुड़ बनाते थे। इसी प्रकार बात करें कि जब वो तिलहन फसलें, सरसों वगैरह कुछ बोते थे तो उससे फिर वो तेल भी निकालते थे। तो वही बात कर रहे हैं कि इसके अलावा, मतलब कृषि के अलावा, जो किसान है उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक थे जो कृषि आधारित थी। और उनमें जैसे शक्कर बनाना, गुड़ बनाना, तेल उद्योग, ये भी किसान अपने गांव में ही करते थे। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। तो हम जो मैदानी क्षेत्र में जो किसान रहते थे, जहां पर जमीन अच्छी होती थी और वहां पे आसानी से वो कृषि कर सकते थे, केवल वो ही मध्यकालीन भारत की खासियत नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जो कि बंजर भूमि थी, जहां पानी की बहुत कमी होती थी, या जंगली क्षेत्र होता था या पहाड़ी क्षेत्र होता था, वहां पर कृषि करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा इस अध्याय में जानने वाले हैं। कई ऐसे क्षेत्र भी थे जहां ज्यादा उपजाऊ जमीनों जैसी खेती नहीं हो सकती थी। जैसे कौन कौन से क्षेत्र थे? सूखी जमीन के विशाल हिस्से, बहुत सारी जमीन सूखी जमीन थी जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। प्राचीन काल में इतने संसाधन नहीं थे, जिस तरह से आज कृत्रिम सिंचाई के बहुत सारे साधन हमारे पास हैं, इतने नहीं थे। मुख्यतः कृषि मानसून पर, बारिश पर ही निर्भर रहती थी। तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर बहुत कम बारिश होती थी, तो वो बंजर ही पड़े रहते थे। और कुछ पहाड़ों वाले इलाके थे जहां पर कृषि नहीं होती थी या बहुत ही कम होती थी, या बहुत ही मुश्किल था जहां पर कृषि करना, क्योंकि वो जमीन उतनी उपजाऊ नहीं होती थी। स्रोतों की तलाश। अब हम बात करेंगे कि जो हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी कृषि फसलें यहाँ पर उपजाई जाती थी, किसान किस तरह कार्य करते थे, सिंचाई के साधन क्या थे, इन सब के स्रोत क्या होंगे। क्योंकि हम 16वीं और 17वीं शताब्दी के ग्रामीण समाज की बात करने वाले हैं। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में उस समय के इतिहासकारों ने जो लिखा होगा उनसे हमें ये सारी जानकारी मिलेगी। और इनमें सबसे मुख्य जिनसे हमें जानकारी मिलेगी वो है बादशाह अकबर के एक दरबारी विद्वान जिनका नाम था अबुल फजल, और उसने एक ग्रंथ लिखा था
आइन ए अकबरी, उससे हम मुख्यतः जानकारी लेंगे। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय ग्रंथ हैं जिनसे हमें पूरी जानकारी मिलेगी उस समय के किसान और कृषि के बारे में। तो कौन कौन से वो स्रोत हैं जिनसे हमें 16वीं और 17वीं शताब्दी के ग्रामीण भारत की जानकारी मिलेगी? देखिए कौन कौन से हैं। किसान अपने बारे में खुद नहीं लिख सकते थे, किसानों ने खुद अपना इतिहास नहीं लिखा, किसानों ने खुद नहीं लिखा कि हम क्या उपजा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो फिर उनके बारे में जानकारी के लिए हमें दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए 16वीं और 17वीं शताब्दियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ, वे दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए। मतलब ग्रामीण भारत के बारे में, कृषि और उनकी उपजों के बारे में किसान खुद नहीं लिखे, उन्होंने खुद ने कुछ नहीं लिखा, तो उनके बारे में हमें जानना है तो उन स्रोतों पर निर्भर हैं हम जो मुगल दरबार में विद्वान इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए थे, दरबारी लोगों के द्वारा लिखे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आइन ए अकबरी। अब वो जो मुगल दरबार में लिखा गया महत्वपूर्ण स्रोत 16वीं और 17वीं शताब्दी के इतिहास को जानने के लिए, वो पुस्तक का नाम है आइन ए अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। तो जरूर याद रखना, आइन ए अकबरी ग्रंथ अकबर के दरबारी विद्वान या इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था और उसमें हमें जो जानकारी मिली वो बहुत सारी हम इस अध्याय में आगे भी पढ़ेंगे। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्तापोषों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के विनिमय के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उनका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। तो इस ग्रंथ में हमें पूरी जानकारी मिलती है कि राज्य के द्वारा वो कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो ग्रामीण समाज की निर्धारित करते थे कि किस क्षेत्र में फसल बोनी है, कौन सी फसल बोनी है, कितना कर राज्य को देना है। तो ये सारे अधिकारी होते थे। और इसके अलावा जो गांव में एक प्रभुत्वशाली वर्ग होता था जिसे जमींदार कहते थे, उनके बारे में भी पूरी जानकारी हमें आइन ए अकबरी ग्रंथ में मिलेगी, जो किसने लिखा? अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा जो लिखा गया था। तो देखिए आगे बच्चों, किसानों के बारे में जो कुछ भी हमें आइन ए अकबरी से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। अब आइन ए अकबरी में अबुल फजल जो भी लिखता है, किसानों के बारे में जो भी जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है, वो वहां महलों में, राजधानी में महलों में बैठ के लिखे गए हैं। धरातल के जानकारी उसमें नहीं मिलती। इसका मतलब उनमें कुछ त्रुटि भी हो सकती है क्योंकि लेखक महलों में बैठ के लिख रहा है और किसके बारे में लिख रहा है? ग्रामीण किसानों के बारे में जो उसकी नज़र से बहुत दूर हैं। इसलिए हमें कुछ और स्रोत भी देखने चाहिए, कुछ और ऐसे स्रोतों का भी अध्ययन करना चाहिए जिनसे हमें कुछ और सच्चाई मिल सके ग्रामीण समाज के किसानों के बारे में। तो देखिए, आइन ए अकबरी की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। इनमें 17वीं 18वीं शताब्दियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे ऐतिहासिक वे दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। आइन ए अकबरी में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो महलों में बैठ के लिखी गई, दूर के क्षेत्रों के बारे में शायद उसने त्रुटिपूर्ण जानकारी दी हो। इसलिए हम कुछ ऐसे स्रोतों का भी अध्ययन करेंगे जो महाराष्ट्र में, गुजरात में या राजस्थान में लिखे गए, वहाँ के किसानों के बारे में, और जो मुगलों की आमदनी के बारे में पूरी जानकारी भी हमें देते हैं। कुछ ऐसे स्रोतों के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके भी कुछ स्रोत मौजूद हैं। वो बाद में सक्रिय हुए, लेकिन उनके भी कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनमें किसानों के विद्रोह वगैरह के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ऐसे दस्तावेज हमें मिलते हैं। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। तो आइन ए अकबरी के अलावा कुछ और क्षेत्रीय स्रोतों के को ध्यान में रखते हुए भी हम ग्रामीण समुदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। और वो स्रोत कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में लिखे गए दस्तावेज। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों की व्याख्या करती है, उन स्रोतों पर भी हम निर्भर रहेंगे। आगे बात करें तो ये सभी स्रोत किसानों,
जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। बहुत मतलब आपसी सहयोग भी था, तो बहुत बार झगड़े भी होते थे। जैसे फसल बर्बाद हो गई, अकाल पड़ गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, तो राज्य के जो अधिकारी थे वो कर उगाने आते थे, कर मांगने आते थे। किसानों के पास होता नहीं था कुछ देने को, तो किसान और उन अधिकारियों के बीच झगड़ा हो जाता था। कई बार जमींदारों से भी इनका झगड़ा होता था। तो ये सारे स्रोत हमें किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच जो झगड़े होते थे उनकी भी जानकारी देते हैं। ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नजरिए से देखते थे। किसान राज्य को अपना हितैषी मानते थे या एक तरह से अपने शोषण का प्रतीक मानते थे। ये भी हमें पता चलेगा कि किसान राज्य को किस तरह से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। किसानों को राज्य से न्याय की उम्मीद किस प्रकार से थी, ये सारी जानकारी हमें इन स्रोतों में मिलेगी। आगे बात करें किसान और उनकी जमीन। अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के किसान होते थे। कुछ बहुत ही गरीब किसान होते थे जिनके पास बहुत ही कम जमीन होती थी। कुछ किसान तो ऐसे होते थे जिनके पास जमीन होती ही नहीं थी और वो दूसरे गांव में जाकर, दूर के क्षेत्र में जाकर किसी अमीर किसान की जमीन किराए पर लेकर खेती करते थे। फिर वो कौन सी फसलें पैदा करते थे, ये सारी चीजें हम जानेंगे अभी यहाँ। तो देखिए, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर रैयत शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब जो अबुल फजल ने जो किताब लिखी आईन अकबरी, वो फारसी भाषा में लिखी गई है और उस समय मुगल काल में राजभाषा भी फारसी होती थी। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के इतिहास को समझने के लिए फारसी स्रोत उपलब्ध हैं और ये फारसी स्रोत है। ये किसानों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? रैयत शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर किसान के लिए तो रैयत और किसानों के लिए मतलब रैयत का बहुवचन क्या है? रियाना। हालांकि कई जगह मुजरियान शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है किसानों के लिए। आगे बात करें, हमें किसानों या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। कई फारसी ग्रंथों में किसान लिख दिया है, कहीं आसामी लिख दिया है, कहीं किसान को रैयत कह दिया है और कहीं पर मुजरियान। तो इस तरह के शब्द फारसी स्रोतों में किसानों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आगे बात करें, 17वीं शताब्दी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। जो 17वीं शताब्दी के फारसी स्रोत हमें मिले हैं उनमें दो प्रकार के किसानों की चर्चा की गई है। एक किसान होते थे खुदकास्ट, जो खुद की जमीन पर खेती करते थे, उनकी खुद की जमीन होती थी, और पाही कास्ट, जो दूसरे गांव में जाकर किसी दूसरे की जमीन पर खेती करते थे, वो पाही कास्ट। तो देखिए, इनके बारे में समझते हैं अच्छे से। खुदकास्ट किसान कौन से होते थे? पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। खुद के गांव में रहकर खुद की जमीन पर खेती करते थे, वो कौन से हो गए? खुदकास्ट। खुद की जमीन, खुद का गांव, वहीं खेती करनी है। और पाही कास्ट कौन से होते थे? दूसरे वे खेतीहर थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने आते थे। दूसरे गांव में लोग अपनी जमीन से, अपनी मर्जी से ही पाही कास्ट बनते थे। अपनी मर्जी से ही वो दूसरे गांव में जाते थे, दूसरे गांव में जमीन ठेके पर लेते थे और वहां खेती करते थे। दूसरे गांव में और दूसरे की जमीन पर खेती करनी है ठेके पे लेकर, तो कौन से हो गए? पाही कास्ट। और वो अपनी मर्जी से पाही कास्ट बनते थे। और जिनकी खुद का गांव और खुद की जमीन पर जो खेती करते थे वो हो गए खुद कास्ट। तो दो प्रकार के किसानों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था। मतलब किसानों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहे थे किसान। और उत्तर भारत में किसानों की स्थिति ये थी कि उनके पास बहुत ही कम संसाधन होते थे खेती करने के लिए और जीवन यापन करने के लिए। शायद ही उनके पास कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल के अलावा शायद ही कुछ होता था, नहीं होता था। केवल एक जोड़ी बैल और 2 हल के द्वारा ही वो खेती करते थे। आगे बात करें, गुजरात के क्षेत्र की देखें तो गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वो समृद्ध माने जाते थे। ऐसा मान लिया जाता था कि 6 एकड़ जमीन अगर गुजरात में किसी किसान के पास है तो वो समृद्ध मतलब अमीर किसान है। बंगाल की बात करें तो बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। बंगाल में अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो वो औसत है, ना अमीर है ना गरीब है। आगे बात करें कि 10 एकड़ जमीन वाले
आसामी, आसामी किसान के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। आसामी को अमीर समझा जाता था। बंगाल में जिस किसान के पास 10 एकड़ जमीन होती थी उसे अमीर समझा जाता था, और गुजरात में 6 एकड़ जमीन वाला भी अमीर समझा जाता था। किसान तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कृषि पैदावार होती थी, कहीं ज़्यादा कहीं कम, उसी हिसाब से ये विभाजन किया जाता था स्रोतों के में। आगे बात करें सिंचाई और तकनीकी, तो किसान जब खेती करते थे तो अपनी ज़मीन को, अपनी कृषि को किस तरह सींचते थे, पानी की व्यवस्था क्या होती थी। कभी कभी तो राज्य के द्वारा नहर भी बनवाई जाती थी, लेकिन बहुत सारी जगहें, जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी, कि जब बाबर भारत में आया था, मुगल बादशाह बाबर जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा। उसमें भी भारत में कृषि प्रणाली के बारे में चर्चा की है। तो देखिए, समझते हैं कि किस तरह कृषि के क्या साधन थे, मतलब सिंचाई के क्या साधन थे कृषि में। तो खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना ही था। वाणिज्यिक खेती नहीं हो पाती थी, इतने बड़े पैमाने पर खेती नहीं होती थी। जमीन तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन बड़ी जमीन पर खेती करने के संसाधन बहुत कम थे। बैल और हल के द्वारा ही खेती की जाती थी। मशीनें नहीं थी, ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे कि बहुत बड़े क्षेत्र पे खेती की जा सके, इसलिए बहुत सारी ज़मीन तो खाली ही पड़ी रह जाती थी। खेती केवल अपने पेट भरने के लिए ही की जाती थी। इसलिए रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरतें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि की फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। खाद्यान्न फसलें ज़्यादा उगाई जाती थी जिनसे पेट भर सके। पेट भरने के लिए ही मुख्यतः खेती की जाती थी। जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच या उससे अधिक बारिश होती थी, वहां कमोबेश चावल की खेती की जाती थी। आपको पता है कि चावल की जब हम खेती करते हैं तो उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो जिन क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती थी, 40 इंच से ज़्यादा बारिश होती थी, वहां उन क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रम से गेहूं और ज्वार बाजरे की खेती की जाती थी। जहां कम बारिश होती थी वहां गेहूं, और जहां बहुत ही कम बारिश होती थी वहां ज्वार व बाजरे की खेती की जाती थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, और जैसा कि आज भी है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। जिस वर्ष मानसून अच्छा आएगा, बारिश अच्छी होगी मानसून की, तो उस वर्ष अच्छी कृषि हो जाएगी, और जब मानसून नहीं आता है तो भारत में अकाल की स्थिति होती है। इसलिए मानसून पर ही निर्भर है भारत की कृषि की रीढ़। मानसून को ही माना जाता है, पहले भी और आज भी। सिंचाई के कृत्रिम उपाय भी किए जाते थे। आजकल तो सिंचाई के बहुत सारे कृत्रिम उपाय है, बोरिंग कर ली जाती है, मोटर लगा ली जाती है, लेकिन उस समय इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे। कुछ संसाधन थे, उनकी हम बात करेंगे। उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें व नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई। जैसे कि एक मुगल बादशाह है शाहजहां, तो जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर बनवाई गई थी। शाहजहां ने पंजाब में शाह नहर बनवाई थी। ऐसे ही मुगल बादशाहों के द्वारा उत्तर भारत में कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, कई नदी नाले बनवाए, उन्होंने नहरें बनवाई ताकि खेतों की सिंचाई हो सके अगर बारिश नहीं होती है उस समय। आगे बात करते हैं सिंचाई के साधनों की। तो पेड़ों और खेतों की सिंचाई, और ये जो अब हम पढ़ेंगे यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है। मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा, जब वो भारत में आया तो उसने जो देखा वैसा लिखा। तो उसने भारत में सिंचाई के बारे में क्या लिखा है, देखिए। यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो इस बादशाह ने उत्तर भारत में देखे थे। तो क्या बताता है सिंचाई के बारे में? हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ है। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है, मतलब खूब है यहाँ पर खेती लायक ज़मीन, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं है। यहाँ पर नदी कम है जिनसे सिंचाई की जा सके, बहता पानी कम है। वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है यहाँ, क्योंकि ये कहते हैं कि इतनी बारिश अच्छी हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि वो जहाँ से आया था काबुल के क्षेत्र से, वहाँ बारिश कम होती थी तो बारिश अच्छी हो जाती थी, इसलिए सिंचाई वगैरह की ज़रूरत ज़्यादा भारत में नहीं होती थी। लेकिन फिर भी जो तकनीकें इस्तेमाल की जाती थी सिंचाई के लिए, उनके बारे में आगे क्या कहता है, देखिए। कहता है कि शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती थी, सिंचाई की ज़रूरत ही नहीं है। फिर कह रहा है
और ये हैरानी की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती है जब बारिश बिल्कुल नहीं होती है। फिर आगे कहता है फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता था। तो इसने एक रहट प्रणाली देखी सिंचाई के लिए जो इस्तेमाल की जाती थी, रहट। और बच्चों आपने नाम सुना भी होगा, नहीं सुना है तो आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे देखना कि रहट, उस पर लिखना और रहट प्रणाली के बारे में समझना कि किस तरह प्राचीन भारत में रहट प्रणाली के द्वारा खेतों को सींचा जाता था। और अब यहाँ देखेंगे कि बाबर ने किस प्रकार इस रहट प्रणाली का वर्णन किया है। समझिए एक बार किस प्रकार से है। कहता है लाहौर, दीपालपुर दोनों ही आज पाकिस्तान में है और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। वे रस्सी के 2 गोलाकार फंदे बनाते हैं। कहता है कि किस तरह रहट किस तरह काम करता है, तो रस्सी के 2 गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे लकड़ी के गुटके लगाते हैं और इन गुटकों पर वो घड़े बांध देते हैं। लकड़ी के गुटकों को और घड़ों से बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है। फिर कहता है कि पहिए की धुरी पर एक और पहिया, इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है और इस पहिए के दांत पास के दूसरे पहिए के दांतों को जकड़ लेते हैं और इस तरह घड़ों वाला पहिया घूमने लगता है और घड़ों से जहां पानी गिरता है वहां एक सकरा नाला खोद दिया जाता है और इस तरीके से हर जगह तक पानी पहुंचाया जाता है। तो इस तरह बाबर ने रहट प्रणाली के बारे में लिखा है। अब ये रहट प्रणाली होती क्या थी, तो देखिए बच्चों क्या होती थी रहट प्रणाली। तो वो कहता है बाबर कि कुएं में 2 रस्सों को गोलाकार बनाकर, इस तरह ये कुआं है, एक नीचे पानी है और 2 रस्सों को ऐसे गोलाकार लटका दिया, उन पे लकड़ी के फट्टे बांध दिए और फट्टे के ऊपर ये घड़े, मान लो आप ये घड़े बांध दिए गए हैं या बाल्टी बांध दी गई है। अब किसी भी तरह ये जो गोल चक्कर बन गया, ये जब घूमेगा तो ये जो बाल्टियां हैं इस तरफ इनका मुंह है, ये जब ऐसे पानी में जाएंगी तो पानी से भर के बाहर आएंगी और यहाँ पर देखो जब ये यहाँ पहुँचेगी तो ये पानी यहाँ गिरेगा और इस तरह से ये सकरे नाले के द्वारा पानी खेतों तक फिर पहुँचा दिया जाता है। अब इसका दूसरा चित्र देखिए कि ये जो चक्कर है ये यहाँ ऐसे दिखाया गया है, इस चक्कर से ये चक्कर है और ये एक गोला है, इनके दांते इसमें आपस में फंस गए हैं और इस तरह ये बैल है इसको घुमाता है जिससे ये चक्कर घूमता है। फिर ये चक्कर इसमें कसा हुआ है, जकड़ा हुआ है दांतों से, तो ये भी घूमता है इस तरह, फिर ये घूमता है, ये घूमता है तो फिर पानी बाहर आता है। तो ये होती थी रहट प्रणाली जिसका बाबर ने वर्णन किया है। आगे देखिए बाबर और क्या कहता है। आगरा, चांदवर और बयाना, आज ये सारी जगह उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं, में और ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। तो एक तो रहट और दूसरी एक और प्रणाली बताता है जिससे सिंचाई करते हैं बाल्टियों से, वो क्या है। कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं। कुआं है, कुएं के पास लकड़ी ऐसे गाड़ दी उन्होंने, उसमें फिर वो लकड़ी का एक चक्का लगा देते हैं जिससे रस्सी उसमें डाल के गोल गोल घुमा के उसको खींचा जाता है। इन कन्नों के बीच बेलन टिकाते हैं, एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते हैं, रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं और इससे दूसरे छोर पर बैल से बांध देते हैं। एक शख्स को बैल हाँकना पड़ता है और दूसरा बाल्टी से पानी निकालता है। मतलब कुएं के पास लकड़ी गाड़ के उसमें लकड़ी का बेलन लगा दिया और रस्सी है और रस्सी में बड़ी सी बाल्टी बांध के कुएं में लटका दी है। अब जैसे ही वो बाल्टी कुएं में भरेगी तो बड़ी बाल्टी है, मनुष्य या एक आदमी उसको खींच नहीं सकता, तो उस रस्सी को बैल से बांध दिया जाता है और बैल दूर तक जाता है, बाल्टी बाहर आती है, एक आदमी बैल को हाँकता है और जैसे ही बाल्टी ऊपर आती है दूसरा आदमी बाल्टी को लेके उड़ेल देता है। तो इस तरह फिर वो पानी खेतों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार बाबर ने भारत में कृत्रिम सिंचाई प्रणाली का उल्लेख किया है, रहट प्रणाली, और दूसरा रस्सी और बैल के द्वारा किस प्रकार पानी को बाहर निकाला जाता है। देखिए बच्चों आगे, तो ये चित्र भी आप देख सकते हैं कि ये रहट प्रणाली का चित्र है। ये एक चक्कर है और ये रस्सी, उनके ऊपर फट्टे लगा के लकड़ी के घड़े बांध दिए जाते हैं। तो जैसे ये चक्कर घूमता है तो ये ऐसे नीचे आया, बाल्टियों में पानी भर गया और ये भर के ऊपर चला गया और जैसे ये यहाँ पहुँचे ये सारा पानी इनमें उड़ेल दिया और इनसे ये पानी फिर खेतों तक पहुँच जाता है।
अब है तंबाकू का प्रसार। भारत में जो कृषि होती थी, चावल, ज्वार और गेहूं, मक्का वगैरह, ये सारी चीज़ें थी कुछ हद तक। मक्का तो बाद में आई भारत में, कृषि की जो फसल थी मक्का बाद में शुरू हुई। इसी तरह तंबाकू भी भारत में पैदा नहीं होती थी, बल्कि विदेशी फसल है। पुर्तगाल से भारत में तंबाकू की फसल, तंबाकू का पौधा आया था और फिर भारत में तंबाकू की खेती होने लग गई थी। तो अब तंबाकू के बारे में बात करते हैं। देखिए, यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा, पुर्तगाल से आया, पुर्तगाली तंबाकू का पौधा लेके आया और दक्कन मतलब दक्षिण भारत में उन्होंने तंबाकू की खेती शुरू की। तो सबसे पहले तंबाकू का पौधा कहाँ पहुंचा? दक्कन पहुंचा। और वहां से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। तो 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में फिर ये उत्तर भारत में भी तंबाकू का पौधा फैल गया, उत्तर भारत में भी तंबाकू की कृषि होने लग गई थी। आइन ए अकबरी, जो अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। देखिए, आइन ए अकबरी उत्तर भारत की फसलों का विवरण देता है कि कौन कौन सी फसलें उत्तर भारत में पैदा की जाती है। तो आइन ए अकबरी उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। आइन ए अकबरी उत्तर भारत में कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती थी ये सारी सूची देती है, लेकिन उस सूची में तंबाकू का कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब जब अबुल फजल था, जब तक उसने आइन ए अकबरी लिखी, उस समय तक भारत में तंबाकू की खेती नहीं होती थी। मतलब उसके बाद, शायद उसकी मृत्यु के बाद भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुई होगी। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। तो अकबर ने 1604 में तंबाकू देखा। जब तक आइन ए अकबरी लिखने वाले जो अबुल फजल थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी, मतलब उसने तंबाकू का उल्लेख नहीं किया है उस पुस्तक में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि 1604 और उसके बाद ही भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुई। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान, हुक्के या चिलम में करने की लत जोर पकड़ गई। जब तंबाकू की खेती होने लग गई तो लोगों ने उसका धूम्रपान के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये लत पड़ गई, लोगों को आदत पड़ गई और ये जोर पकड़ लिया। इसीलिए जो जहांगीर आया, अकबर का पुत्र, अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर जब बादशाह बना तो इसने तंबाकू पर रोक लगाई, लेकिन रोक लगाने में उतने ज़्यादा ये सक्सेसफुल नहीं हुए, पूरी तरह रोक नहीं लगा पाए। तो जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत तक तंबाकू के पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तु के रूप में एक था। मतलब जहांगीर ने, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था तंबाकू से धूम्रपान करके, इसलिए जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन ये रोक पूरी तरह लग नहीं पाई, पाबंदी लग नहीं पाई और लोग तंबाकू का मजे लेने लग गए थे धूम्रपान के रूप में। ठीक है बच्चों, देखिए आगे, फसलों की भरमार। अब कौन कौन सी फसलें 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत में उगाई जाती थी उनके बारे में बात करेंगे हम। तंबाकू तो बाद में आया, तंबाकू भी एक फसल है, 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारत में शुरू हो गई थी। और कौन कौन सी फसलें हैं जो किसानों के द्वारा उपजाई जाती थी उनकी बात करेंगे। मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी। आप भी जानते हैं दो खेती होती है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें। तो ऐसे ही दो चक्रों की खेती की जाती थी, एक खरीफ जो पतझड़ में और दूसरी रबी जो बसंत में उगाई जाती थी। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां तो साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। मुख्यतः 2 फसलें उगाई जाती थी, रबी की और खरीफ की फसलें। लेकिन जहां पर सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में थे वहां पर तो 3 फसलें भी उगा ली जाती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। पैदावार में विविधता थी, बहुत अलग अलग तरह की फसलें अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती थी। आइन मतलब आइन ए अकबरी हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। आइन मतलब आइन ए अकबरी कहता है कि आगरा जो प्रांत था, तो आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में दोनों फसलों के चक्र रबी और खरीफ को मिलाकर 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। अलग अलग फसलें 39 प्रकार की उगाई जाती थी। कितनी ज़्यादा विविधता थी कृषि की उपज में भी। जबकि कहता है कि दिल्ली प्रांत के आसपास 43 प्रकार की फसलें पैदा की जाती थी। फिर कहता है आइन ए अकबरी में कि बंगाल में तो सिर्फ चावल की ही 50 किस्में पैदा की जाती थी। चावल की ही 50 किस्में बंगाल में पैदा की जाती है, ऐसा कह रहा है अबुल फजल अपने ग्रंथ आइन ए अकबरी में।
दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मतलब खाद्यान्न पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में सिर्फ गुजारा करने के लिए ही खेती की जाती थी, ऐसा नहीं था। दूसरे प्रकार की खेती जैसे गन्ना भी उगाया जाता था, हमने बात की थी कि फिर गन्ने से शक्कर या गुड़ या फिर सरसों या अन्य तिलहन फसलों से तेल भी निकाला जाता था। तो इस तरह की फसलें भी भारत में की जाती थी। स्रोतों में हम अक्सर जिन्स ए कामिल का मतलब क्या है? सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज मिलते हैं। जो स्रोत हम पढ़ेंगे आईन अकबरी और अन्य स्रोत, उनमें हमें सर्वोत्तम फसलों का जिक्र मिलता है और सर्वोत्तम फसलों को इस नाम से लिखा गया है, जिन्स ए कामिल। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था क्योंकि इससे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। मुगल राज्य भी कहता था कि खाद्यान्न फसलें कम करो, जो महंगी बिकती हैं ऐसी फसलें ज़्यादा पैदा करो, और उन महंगी बिकने वाली फसलों को सर्वोत्तम फसलें कहते थे। उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है जिन्स ए कामिल। और ये फसलें कौन कौन सी थी? कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतर जिन्स ए कामिल थी। कपास और गन्ना ये सर्वोत्तम फसलें थी क्योंकि ये व्यापारिक फसलें थी, इनके बिकने से आय होती थी ज़्यादा, इसलिए इन फसलों को क्या नाम दिया गया है? जिन्स ए कामिल। आगे बात करें, मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी नकदी फसलों में आती थी। तो अलग अलग क्षेत्रों में, दक्कन और गुजरात के क्षेत्र में क्या है? कपास उगाई जाती थी। बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था, मतलब वहां पे गन्ना ज्यादा उगाया जाता था, और तिलहन फसलें और दलहन फसलें भी खूब उगाई जाती थी भारत में। 17वीं शताब्दी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भी भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची। 17वीं शताब्दी में जब विदेशी व्यापारी भारत में व्यापार करने आने लग गए थे, यूरोपीय कंपनियां आने लग गई थी, तो उनके साथ कई नई फसलें भी भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची। जैसे अभी हमने तंबाकू का उदाहरण लिया कि तंबाकू भारतीय मूल का पौधा नहीं है, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया। तो 17वीं शताब्दी में ऐसी कई और फसलें थी जो विदेशियों के साथ भारत में पहुंची। देखिए कौन कौन सी थी। मक्का भारत में नहीं होता था। ये मक्का जो है भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आया था। अफ्रीका के लोगों ने मक्का पैदा किया, स्पेन के लोगों ने मक्का पैदा किया, और फिर स्पेन से धीरे धीरे ये भारत में भी पहुंच गया। आगे बात करें, टमाटर और आलू ये भी पहले भारत में नहीं होते थे, और मिर्च भी भारत में नहीं होती थी। तो टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से भारत में पहुंची थी। नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता था, वहां से लाई गई थी। तो टमाटर, आलू और मिर्च ये भी भारतीय उत्पाद नहीं है, ये नई दुनिया अमेरिका से आई थी। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल भी वहीं से आए थे। अनानास और पपीता जैसे फल भी नई दुनिया अमेरिका से ही भारत में आए थे। तो मिर्च भारत में नहीं होती थी, काली मिर्च भारत में होती थी जिसका हम मिर्च के रूप में इस्तेमाल करते थे। और टमाटर और आलू भी 17वीं शताब्दी में नई दुनिया अमेरिका से भारत में पहुंचे थे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।